साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो सामान्य अध्ययन से संबंधित पूर्वालोकन नामक किताब निकाली जाती है, उसमें से हम लोग भारतीय इतिहास का जो पूर्वालोकन है, जिसमें जो पूर्व में हुए परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को संकलित किया जाता है पूरी व्याख्या के साथ, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के तहत सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृत, कल्चर पर होता है। देखिए, मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृत ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन की निर्धारण करती है एवं उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। अगला है हड़प्पा संस्कृत या हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। इसकी व्याख्या देखें तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक रही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है उसे आदि ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कल्चर की जो लेखन शैली उसे भी पढ़ा नहीं जा सका है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता लीप ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो हैं वो आर्यों से जो बाद में आते हैं उससे संबंधित माने गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपियां थीं, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। याद रखिएगा, यहाँ पे लोहे का ज्ञान हड़प्पा काल में नहीं था। तो उपयुक्त सभी कारक इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृत के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, जिसको हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सोर्स क्या है जहाँ वे पाई गई हैं? तो क्या है? खुदाई में मिले बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेषों यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सोर्स है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यह है हड़प्पा संस्कृत की हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ईजे क्यों सुमेलित नहीं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैगे का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर अर्थात दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। तो आपका बी वाला ये सही है। इसके अलावा इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि एम रफीक मुगल, जो ऑप्शन में गलत है,
का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है इन्होंने इसका खंडन किया था। तो ए वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी परंतु लोहे की नहीं थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के अन्य मुख्य सोर्स जो थे मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। मतलब यहाँ से ये इसका आयात किया जाता था। आगे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर या हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आगे चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य प्री आर्यन से माना जाता है। इसका व्याख्या देखें तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधो पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कलाकृतियाँ मिलती हैं इनको चिन्हित नहीं किया गया है या चित्रित नहीं किया गया है। तो गाय का निरूपण इस पर नहीं किया गया, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ का किया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यह है कि दो सूचियाँ दी गई हैं प्राचीन स्थल और पुरातत्विक खोज की। वहाँ पे क्या खोजा गया के साथ सुमेलित कीजिए। तो लोथल जो है, लोथल से आपका गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है और बनवाली से आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका 2143 सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाली शिलालेख मिली है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? तो ये मिला है आपका राजस्थान के कालीबंगा से, जुता हुआ खेत कालीबंगा से, जबकि जो हल है, हल की प्रतिकृति आपका हरियाणा के बनवाली से मिली है। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, किस एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ किस नदी के किनारे हैं। तो देखिए हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर है, हस्तिनापुर जो है ये आपका गंगा के तट पर है, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के तट पर है और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन 2341 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना है। तो देखिए एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, दूसरी तरफ जिस नदी तट पर अवस्थित है। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल जो है भोगवा के और रोपड़ सतलज नदी के तट पर। इस प्रकार से 3214 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में व्याख्या देख लेते हैं। तो सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। मतलब लंबाई इसकी ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम कम है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। परंतु यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सैंधो सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधो नगरों में नालियों की
सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थे। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो यह अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, इन सभी के लिए यह जानी जाती रही है। आगे चलते हैं तो इसकी व्याख्या देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं राजस्थान में है, जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और रोपण आपका पंजाब में है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृत के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। फिर चलते हैं हड़प्पा स्थल और स्थित कहाँ पे स्थित है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो है 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो देखिए 4 हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो मोहनजोदड़ो और चंदहोदड़ो जो हैं ये आपके सिंध में अवस्थित हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंदहोदड़ो दोनों सिंधु प्रांत में तथा सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में स्थित है। इस प्रकार से 2 और 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंदहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने किया था। 1935 ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किया। चंदहोदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार हैं। तो याद रखिएगा चंदहोदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो हड़प्पा के अवशेष हैं ये आधुनिक पाकिस्तान के माटंगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, लोथल गुजरात प्रांत से, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर है? सौराष्ट्र में। कहां पर? सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा या हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। कहाँ का? पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोबिंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरंगवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 में की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। तो इसके पहले इसका थोड़ा व्याख्या देख लें। तो हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957-58 में खुदाई कराई गई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। अगला है हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो गुजरात का लोथल रहा है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में है।
ये जो बंदरगाह है लोथल के पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, गुजरात का लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण लोथल है, परंतु पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर रहा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का पूछ रहा है, तो ये राखी गढ़ी है। इसके बारे में देखें तो राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब ऐसे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का दूसरा मोहनजोदाड़ो के बाद स्थल है और भारत का पहला है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है गुजरात का। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी, कौन सी नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर, गंगा के किनारे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधी कोई विशिष्ट उत्खनित स्थल नहीं है, तथापि सामान्यतः झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि इसमें मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता से ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियां, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियां आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है, उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महादेव ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त होती हैं जो शिव पूजा से संबंधित की जाती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब के तत्कालीन मांडगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टिले की खुदाई की। अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर वो तो जो आपका था वो बाएं, हड़प्पा की जो खुदाई है वो रावी के बाएं तट पर है, जबकि सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदाड़ो के टिलों का पता लगाया गया। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में होती है और हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? वह है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिनकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर की। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा संबंधित है और रखालदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदाड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, लोथल की खुदाई जो है SR राव, सुरकोटड़ा की JP जोशी ने, धौलावीरा की BK थापड़ ने, RS बिष्ट ने की। किसने? RS बिष्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का SR राव, सुरकोटड़ा, गुजरात का सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी ने किया कराया, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका A कनिंघम था। तो देखिए A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टिलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टिलों के महत्व को नहीं जान सके थे। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो और दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टिलों का विस्तृत उत्खनन कराया। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए RD बनर्जी संबंधित है, KN दीक्षित संबंधित है, MS वत्स संबंधित है, परंतु BA इसमें संबंधित नहीं थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 ईस्वी में मधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर
स्थित है। हड़प्पा रावी के बाएं तट पर है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। कालीबंगा के प्राक सैंधो स्थल से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। और लोथल के गोदी बाड़ा एवं मनके बनाने वाले, तांबे एवं सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए इसमें सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति आती है, फिर आपका लोहे का हल आता है, लोहे का हल है, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के आते हैं। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। देखिए भारत में प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चंदोहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में, लोहे का जो ज्ञान है वो कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में होता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आते हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, इनके द्वारा जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ जाती है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका किया? तांबे का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, कहाँ से? लोथल से मिलता है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तांबा, चांदी, सोने की प्राप्ति हुई परंतु लोहे की नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिलती हैं परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा, भारत में लौह युग का प्रारंभ कब होता है? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनवाली में। घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में, तो बनवाली जो है हरियाणा का बनवाली, हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। ये तांबे का प्रयोग इन्होंने किया था, चांदी का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ए ऑप्शन 1 और 2 ही केवल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती रहीं। ऑक्सफोर्ड प्रणाली के अनुसार सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था। तो याद रखिए कांसे में क्या होता है? तांबा और टिन होता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। दूसरा, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है परंतु यह स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग पहले देख लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर स्थित है। नगर सैंधो सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान मोहनजोदाड़ो की क्रमशः रखाल दास बनर्जी और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय अर्थात विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा के, गुजरात के धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम कौन सी है? राजस्थान की राखीगढ़ी है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 में R.S. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की। धौलावीरा के उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में 7 मीटर गहरा था 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। तो ये रिजर्वायर कहाँ मिला है? धौलावीरा, गुजरात धौलावीरा में। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित हुआ कहाँ पे है? वो कौन सा राज्य? गुजरात है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो गुजरात का धौलावीरा जो है ये 3 भागों में, अधिकतर 2 भागों में बटे हैं, ये 3 भागों में बटा है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में
स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात के धौलावीरा से। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिलता है जिसका आकार 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला है हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए सनौली के जो वहाँ उत्खनन हुए हैं? तो मानव शवाधान प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के शनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिले, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंधु नदी के दाएं तट के पर स्थित मोहनजोदाड़ो में उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ जो है 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व में लगभग शुरू होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में 61 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। यह सभ्यता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अभी हम लोग व्याख्या पहले वाले देखें तो ये भी सही है। इस प्रकार से दोनों ही कथन आपके सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से केवल दूसरा वाला कथन ही सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र सोर्स यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में मोहरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ मात्र देवी पशु प्रतिष्ठित तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है और गाय का भी चित्र नहीं मिलता। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त होते हैं, मतलब गुजरात और राजस्थान से। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। आगे चलते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो, जिसका उत्खनन रखालदास बनर्जी ने किया था, में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें कुबड़ वाले बैल का कुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल, हाथी, भेड़ का मिलता है, परंतु घोड़े का नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के दाईं ओर हाथी और चीता था, बाईं ओर गैंडा, भैंसा था, पैरों के नीचे हिरण अंकित है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा, गाय, हाथी के मिले हैं, परंतु शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। बाघ और चीता का है, परंतु शेर का नहीं है। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ना हो कि बाघ और चीते का है परंतु शेर का नहीं है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं इसमें व्याख्या को। कालीबंगा से मृण मृतिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है। एक और दोहरे सिंह वाले देवता का दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अविष्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यताएं यहाँ पर पनपी है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में थी, मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि इराक में थी, ये इसकी समकालीन रही हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया का क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने सैंधव सभ्यता संबंधित प्रश्नों को देखे। इससे आगे के जो वैदिक काल संबंधित प्रश्न है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।